बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको अध्याय 3 का अध्ययन कराया जाएगा। इससे पहले आपको अध्याय 1 और 2 जो पढ़ाया गया है उसमें आपको बताया गया पांडुलिपि चित्रण परंपरा, इसके अलावा राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, इन सब के विषय में आपने पढ़ा। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के विषय में आपने पढ़ा कि राजस्थानी शैली में किस तरह उसका विकास हुआ, कितने भागों में उसको विभक्त था या कितनी स्कूल थी उसकी। 4 स्कूल थी, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ थी। राजस्थानी शैली में किस प्रकार के चित्र बनाए गए, किस विषय पर आधारित चित्रांकन कार्य किया गया, किसकी छत्र छाया में इस शैली का विकास हुआ था। इस तरह के वहाँ पहनावा किस तरह का रहा, इस तरह की अपन ने विशेषताओं का अध्ययन किया। यहाँ पर किस तरह के रंगों का प्रयोग किया, ऐसी विशेषताओं का अध्ययन किया। और ऐसी विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद अपन जो अध्याय नंबर 3 है, उस अध्याय नंबर 3 में अपन पढ़ रहे हैं मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, अर्थात मुगल लघु चित्र शैली या मुगल शैली के नाम से पढ़ रहे हैं। अपने यहाँ क्या है कि राजस्थान पर या कह सकते हैं भारत पर, पूरे भारत पर एक बार मुगल शासकों ने अधिकार जमा लिया था। और जब मुगल शासक थे, वो मुगल शासकों ने अधिकार जमाया तो उन्होंने अपने यहाँ जो कला है उस कला में भी परिवर्तन करने की कोशिश की थी। तो वो परिवर्तन के आधार पर एक जो कला शैली का विकास हुआ और मुगल शासकों के सानिध्य में जिसका विकास हुआ उसे मुगल शैली के नाम से जाना गया। और वो मुगल शासकों के सानिध्य में जिस कला शैली का विकास हुआ उस कला शैली में भारतीय व ईरानी दोनों कला शैलियों का समन्वय हुआ। और समन्वय होने पर एक नवीन कला शैली जन्मी, उसे मुगल शैली के नाम से जाना गया था। तो अपन अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं जिसमें मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसमें मिनिएचर पेंटिंग जो आ रही है उस मिनिएचर पेंटिंग को आपको परिभाषित करके बताऊं, मिनिएचर पेंटिंग कहते किसे हैं। वैसे अपन जो पढ़ रहे हैं वो अपन चित्रकला में लघु चित्र को पढ़ रहे हैं। कौन से चित्रों को पढ़ रहे हैं? लघु चित्रों को। और लघु चित्रों के विषय में मैंने आपको बता रखा है लघु चित्र किसे कहते हैं। लघु चित्र होते हैं छोटे आकार वाले चित्र, और वो लघु चित्र छोटे आकार वाले जो चित्र होते हैं उन्हें कहते हैं अपन पुस्तक चित्र। और वो पुस्तक चित्रों को बनाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि अपने यहाँ वसली का प्रयोग किया गया भारतीय कला में या राजस्थानी शैली में, और मुगल शैली में पांडुलिपि चित्रों में तो ताड़पत्र का भी प्रयोग किया था है। और यहाँ पर पुस्तक चित्रों में जो प्रयोग किया गया है वो वसली का प्रयोग किया है। वसली के विषय में मैंने आपको बताया था वसली किसे कहते हैं। वसली के बारे में मैंने बताया कि वसली एक विशेष प्रकार का कागज़ होता है, और वो कागज़ एक तरफ से थोड़ा चिकना होता है और एक तरफ से थोड़ा सा खुरदरा होता है। उस वसली पर चित्र बनाने के लिए सबसे पहले उसे तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए क्या करते हैं, उस वसली कागज़ को लेते हैं और उस कागज़ को लेने के बाद 1, 2 या 3 परत आपस में गम की सहायता से, गोंद की सहायता से चिपका लिए जाते हैं और चिपका कर एक सीट के रूप में तैयार की जाती है। और सीट के रूप में जब तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद उसके चारों तरफ कुछ बाउंड्री छोड़ देते हैं, और बाउंड्री के अंदर जो हिस्सा रहता है उस हिस्से पर सफ़ेद कलर लगाने के बाद, या यूँ कह सकते हैं खड़िया मिट्टी लगाने के बाद, उसके ऊपर चित्र को छापा जाता है। और छापने के बाद प्राकृतिक व खनिज रंगों के द्वारा उस चित्र में रंगांकन किया जाता है। और रंग करने के बाद उसके पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसके ऊपर टिपाई करते हैं। मतलब तरीका है ये चित्रण का। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, वसली पर चित्र बनाने का एक तरीका, उसकी विधि, मतलब पुस्तक चित्र बनाने की विधि। उस विधि में कागज़ को, वसली कागज़ को लेते हैं और लेने के बाद 1, 2 और 3 तक की परत को आपस में एक दूसरे को ऊपर चिपकाते हैं गम की सहायता से, गोंद की सहायता से। चिपकाने के बाद उस कागज़ पर चित्र का आकार निर्धारित कर लिया जाता है कि यह आकार में होकर हम चित्र को बनाएंगे। तो जैसे इस तरह का ये आकार आपको दिख रहा होगा, ये आकार, इसके बाहर जो शेष बच जाता है, बोर्ड के जैसे बाहर शेष बच गया है, ये शेष बचे हुए भाग को तो बाउंड्री से बाहर कहते हैं, और इसको कहते हैं बाउंड्री से अंदर। तो इस तरह की एक बाउंड्री कर ली जाती है जिस पर चित्र बनाना होता है। उस बाउंड्री के अंदर क्या करते हैं कि सफ़ेद रंग को लेते हैं, या तो पोस्टर रंगों में से सफ़ेद रंग को, या फिर लेते हैं हम खड़िया मिट्टी को और उसके ऊपर पोत देते हैं।
किसके ऊपर? बाउंड्री के अंदर अंदर वाले भाग पर। पोतने के बाद क्या करते हैं कि जब उसके ऊपर चित्र बनाना होता है तो हमें क्या करना होगा कि एक अन्य कागज पर चित्र तैयार करना होगा, अर्थात लेआउट तैयार करना होगा, अर्थात एक रेखांकन तैयार करना होगा। और रेखांकन तैयार जब हो जाता है उस रेखांकन को लाते हैं और उसके पीछे वैसे पैटर्न तो ये होता है कि गेरू पत्थर है उसके पाउडर को पीछे की तरफ, चित्र का जो रेखांकन है तो रेखांकन तो आगे रह जाएगा और पीछे की तरफ उसके ऊपर लेप लगा देते हैं गेरू पत्थर के पाउडर का। और लेप लगाने के बाद उस चित्र को लेते हैं और जो ये स्थान होता है बाउंड्री के अंदर वाला स्थान जिस पर अपन ने चौक मिट्टी लगाई है उसके ऊपर रख देते हैं। और रखने के बाद ऊपर से किसी ब्रश या पेंसिल की सहायता से उस रेखांकन पर ड्रॉ करते हैं, पेन घुमाते हैं। घुमाने पर वो चित्र है जो क्या होता है उस धरातल पर जिस पर अपन ने वाइट कलर लगाया, सफ़ेद रंग लगाया, उस पर उतर जाता है, अर्थात छप जाता है। तो इस तरह की जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को कहते हैं अपन टिपाई करना। क्या कहते हैं? टिपाई करना। तो उस पर टिप लेते हैं और उसके बाद उस कागज़ को हटा देते हैं। हटाने के बाद वो सीट पर वो चित्र आ जाता है। चित्र आने के बाद अपन क्या करते हैं, अब पोस्टर रंग कह सकते हैं या प्राकृतिक व खनिज रंग लेते हैं और रंग लेने के बाद उस चित्र में रंग मेची करते हैं। रंग मेची का मतलब रंगों का संयोजन करते हैं, रंग व्यवस्था करते हैं, उसको रंग से पूर्ण भरते हैं। जब पूर्ण वो रंग से भर जाता है, भरने के बाद आकृति में गोलाई, गहराई, छाया प्रकाश व यथार्थता के प्रभाव लाने के लिए उसमें शेडिंग करते हैं, जिसको कहते हैं खुलाई करना। खुलाई करते हैं और खुलाई जब पूर्ण हो जाती है उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक शीशे पर ले जाते हैं और शीशे पर ले जाकर शीशे की तरफ उसे उल्टा करते हैं, सीट की पीछे की तरफ उसकी घिसाई करते हैं पेपर वेट से या एक मोरा कसी जैसे पत्थर आते हैं उन पत्थरों के द्वारा इसको घिसाई करते हैं। घिसाई करने पर उस चित्र में चमक आ जाती है। इस प्रकार जो चित्र तैयार किया जाता है उसमें मीने की भांति बारीक बारीक कार्य किया जाता है, उसे कहते हैं अपन मिनिएचर पेंटिंग। और इसी को अपन कहते हैं लघु चित्र, छोटा आकार वाले चित्र। तो ये मिनिएचर पेंटिंग मुगल शैली की प्रसिद्ध रही हैं या प्रमुख रही हैं, उसे पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए मुगल चित्रकला का उद्भव विकास। लेकिन ये उद्भव विकास पढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि किस तरह से उद्भव विकास हुआ। यहाँ क्या होता है कि राजस्थान में राजपूत राजा शासन कर रहे थे, या अपने भारत में भी कह सकते हो कि भारत में जिस तरह से मतलब यहाँ पर जो पहले जो राजा थे वो राजा शासन कर रहे थे, उन राजाओं पर क्या हुआ, 1526 में जाकर मुगल शासकों में एक बाबर नाम का मुगल शासक ईरान से भारत आ गया और उसने दिल्ली के जो शासक था, उस दिल्ली के शासक का नाम था उस शासक को दिल्ली के पानीपत के युद्ध में दिल्ली के शासक को हराकर 1526 में मुगल शासक बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। और मुगल साम्राज्य की नींव रखी तो रखने के बाद उसके पास बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी और सैन्य शक्ति के साथ साथ तोप खाने की शक्ति थी। उन दोनों शक्तियों के आधार पर बाबर ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब इसके वंश को मुगल वंश क्यों कहा गया? अब मुगल वंश इसलिए कहा गया कि ये पितृपक्ष से तो तैमूर वंशी था और मातृपक्ष से ये चंगेज मंगोल वंशी होने के कारण इसके वंश को मुगल वंश कहा गया। अब ये जो शासक थे, कौन? मुगल। ये मुगल शासक जब भारत में आए तो भारत में आने के बाद जब इनका अधिकार हो गया तो अधिकार होने के बाद जो यहाँ भारतीय कलाकार जो कार्य कर रहे थे उन भारतीय कलाकारों पर उन्होंने ईरानी प्रभाव या ईरानी रीति रिवाज या ईरानी संस्कृति को थोपने की कोशिश की और थोपने के बाद उनसे अपनी संस्कृति के अनुकूल चित्रांकन कार्य करवाना शुरू किया, जिसके आधार पर एक नवीन कला शैली का मिश्रण हुआ जिसमें भारतीय व ईरानी कला शैली का मिश्रण हुआ और मिश्रण होने पर एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ जिसको मुगल शासकों के सानिध्य में जन्म होने के कारण उसे मुगल शैली के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अब इस मुगल शैली को आगे बढ़ाने में मुगल शासकों में कुछ शासकों ने मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे सबसे पहले बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब ने इस मुगल शैली को ख़त्म कर दिया, उसने बढ़ाया नहीं, उसने इसे ख़त्म कर दिया। तो ये
मतलब बाबर के समय में इसका जन्म होता है और औरंगजेब के शासनकाल तक इसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात मुगल शैली को यूँ कह सकते हैं कि मुगल दरबार में ही उसका जन्म हुआ और मुगल दरबार में उसका पतन हो जाता है। तो मुगल शैली का जो विकास है या उद्भव है वो 15वीं सदी से मान सकते हैं और यूँ कह सकते हैं 1526 में बाबर के आगमन से मुगल शैली का जन्म मान सकते हैं। इस प्रकार जन्म हुआ और जन्म होने के बाद बाबर 1526 में आया और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बाबर एक कला प्रेमी शासक जरूर था। उसका कैसे पता चलता है कि इसकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है तुझे के बाबरी, वैसे बाबरनामा भी कहते हैं उसको। उस आत्मकथा में लिखा है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था। बाबर जब भारत आया तो अपने साथ विहजाद नाम का एक ईरानी कलाकार भी भारत लेके आया, जिसको आगे चलकर पूर्व के राफेल के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। किसको? विहजाद को। इसके अलावा उसकी आत्मकथा में वहाँ के 2 कलाकारों की प्रशंसा बाबर ने की थी और उनके विषय में लिखा गया है कि बाबर ने ईरान के विहजाद और शाह मुजफ्फर अली के विषय में स्वयं अपने शब्दों में कहा था, इन दोनों कलाकारों के बराबर ईरान में चित्रों में सादृश्यता को दर्शाने वाला अन्य कोई कलाकार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था। अगर कला प्रेमी शासक नहीं होता तो उनके कला के विषय में वो कैसे आलोचना समालोचना करता? तो तभी तो लिखा जब उसको कला में रुचि थी, इसीलिए तो उसने ऐसा कहा। इस बात से स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था। लेकिन 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ 1526 में भारत आया और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। तो बताओ कितने वर्ष का शासन किया? 4 वर्ष। इस 4 वर्ष की अल्प अवधि में वो भारत में अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सका। ठीक है भाई। अब इसका समय काल हो गया 1526 से 1530 ईस्वी। अब इसकी जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद भारत में मुगल शासक के रूप में जो गद्दी पर बैठता है वो इसका पुत्र बैठता है, जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं 1530 से और 1557 तक शासन करता है। 1556 कहीं कोई किताब में आता है 1556 भी आता है, लेकिन मान्यता अगर दें तो या मान्य करें तो 1557 तक इसने शासन किया था। और ये हुमायूं अपने पिता बाबर से भी अधिक कला प्रेमी शासक था। लेकिन क्या है कि जो इसका शासनकाल रहा है उस शासनकाल में राजनीतिक दृष्टि से स्थिरता नहीं थी। राजनीतिक स्थिरता होने के कारण ये युद्ध यात्राओं में अधिकतर भटकता घूमता था और इसके जीवन का अधिकांश समय युद्ध यात्रा में व्यतीत हुआ। किसका? हुमायूं का। इसलिए वो अपने पिता बाबर से भी अधिक कला प्रेमी होने के बावजूद भी अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सका। लेकिन इसकी भी आत्मकथा है हुमायूंनामा। अब ये हुमायूंनामा और इनमें इससे इसके विषय में पता चलता है कि एक बार लिखा गया है एक जगह कि हुमायूं एक बार तुर्किस्तान से हिंदुस्तान की ओर आ रहा था। उस समय वह कहीं पड़ाव में था। तो जब पड़ाव में था तो वहाँ किसी एक सुंदर कबूतर को देख लिया उसने। किसने? हुमायूं ने। जब वो सुंदर कबूतर को देखा तो उसे पकड़वा लिया और पकड़वाने के बाद अपने साथ जो कलाकार थे उन कलाकारों से उसका सुंदर सा चित्र बनवाकर उसे आज़ाद कर दिया। एक तो इस बात से स्पष्ट होता है कि हुमायूं कला प्रेमी शासक था, तभी तो उसने चित्रण कार्य करवाया, अन्यथा कैसे करवाता। इसके अलावा 1547 में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त कर ली। गुजरात के शाह और ईरान के शाहों के सहयोग से काबुल और कंधार पर, जब काबुल और कंधार पर 1547 में मतलब अधिकार जमा लिया, तो अधिकार जमाने के बाद इसने ईरान से 2 महान कलाकार भारत बुलाए। एक का नाम था मीर सैयद अली और एक का नाम था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। ये दोनों कलाकार जब भारत आए तो उसी समय इनको 1542 में अमरकोट के किले में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। अब वो पुत्र का नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर की मतलब उसको पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। तो अकबर के चरित्र निर्माण के लिए इसने क्या किया, हुमायूं ने उन दोनों कलाकार ईरान से आने वाले मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी दोनों कलाकारों से अकबर के सामने अकबर के चरित्र के निर्माण के लिए अपने चाचा, हुमायूं का एक चाचा था आमिर, उसकी दास्तान ए आमिर हमजा की आत्मकथा को चित्रित करवाया और वो आत्मकथा में साहसिक घटनाओं के चित्र बनवाए, जिससे कि अकबर एक योग्य शासक बने।
इस तरह जो सूती कपड़े पर बनाए गए 68 × 52 सेंटीमीटर के आकार में बनाए गए, और वो जो चित्र बनाए गए थे वो चित्र ईरानी शैली या कह सकते हैं फारसी शैली में बनाए गए थे। इस तरह से देखा जाए तो देखने पर निष्कर्ष में अपन कह सकते हैं कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक था, लेकिन इसके शासनकाल में राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण वो अपने कला प्रेम को अधिक नहीं दिखा सका। ठीक है भाई। इसके बाद 1557 में पुराने किले की सीढ़ियाँ या पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कने पर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने के बाद हुमायूं की गद्दी पर हुमायूं का बेटा बैठता है। उसका नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर भी अपने पिता हुमायूं से भी अधिक कला प्रेमी शासक हुआ, जिसने तो क्या किया, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को एक करके एक नया धर्म ही चालू कर दिया जिसका नाम था दीन इलाही। और एक समन्वयवादी विचारधारा का व्यक्ति था, और समन्वयवादी विचारधारा का व्यक्ति होने के कारण इसके दरबार में चित्रशालाएं स्थापित कर दी गई। अकबर के समय की एक चित्रशाला स्थापित थी फतेहपुर सीकरी में, और इसने क्या किया, जो चित्रकार थे उन चित्रकारों की भी नियुक्ति की, और चित्रकारों को मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से उनको उपाधियों से सम्मानित किया, उनकी वेतन बढ़ा दिया। इस प्रकार जो मुगल शैली का मतलब बीजारोपण बाबर और हुमायूं के शासनकाल में हुआ, उसको जन्म देने वाला अकबर पैदा हुआ, उसे विकसित करने वाला, उसे आगे बढ़ाने वाला अकबर पैदा हुआ। और अकबर की मृत्यु जैसे 1557 से 1605 ईस्वी में होती है, उसके बाद अकबर का बेटा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था सलीम, और सलीम को जहांगीर के नाम से जानते हैं। वो जहांगीर अपने पिता अकबर से भी अधिक कला प्रेमी हुआ, और उसके साथ ही वो प्रकृति का उपासक हुआ। तो उसके शासनकाल में जो अकबर के काल में चित्र बने थे उनसे भी कहीं श्रेष्ठ चित्र बने, और उनसे भी कहीं श्रेष्ठ चित्र बनने के कारण जहांगीर के काल में जो वह मुगल शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इसलिए मुगल शैली का जो स्वर्ण काल आता है वो जहांगीरकालीन कला को कहा जाता है। जहांगीर ने भी अपने पिता की भांति चित्रशालाओं की स्थापना कर दी, चित्रकारों की नियुक्ति की, चित्रकारों को सम्मानित किया, चित्रकारों को उपाधियों से सम्मानित किया, चित्रकारों का वेतन बढ़ाया है, चित्रों को स्वयं देखने लग गया था, उन चित्रों में खामियां और खूबियां निकालने लग गया था। इस तरह का करने पर मुगल शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। लेकिन 1605 से 1627 तक इसने शासन किया, और इसकी मृत्यु हो जाने के बाद इसकी गद्दी पर इसका पुत्र बैठता है, और वो जिसका नाम था शाहजहाँ। शाहजहाँ जब गद्दी पर बैठता है तो शाहजहाँ ने क्या किया, वो कला प्रेमी शासक तो था, लेकिन क्या है कि वो अपने पूर्वजों की भांति चित्रकला में रुचि मतलब कम ली। उसने अपने पूर्वजों ने अधिक ली, उसके पूर्वजों ने, और इसने कम ली, और इसने कम लेने के कारण चित्रकला एक सीमित हो गई, मतलब उसे इतना ज़्यादा प्रशंसा नहीं की उसकी। और इसने क्या किया कि इसने स्थापत्य कला में रुचि अधिक ले ली। इसलिए स्थापत्य कला में रुचि लेने के कारण शाहजहाँ काल में जाकर जो मुगल शैली का बीजारोपण बाबर के समय हुआ, और जिसको भवन निर्माण का कार्य अकबर ने किया, और जिसे सुसज्जित करने का कार्य जहांगीर ने किया, उसको मतलब कलम करने का कार्य शाहजहाँ के काल में स्टार्ट हो जाता है, अर्थात अवनति की ओर मुड़ जाती है। और इसके बाद शाहजहाँ की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया, वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान के रूप में था, जिसने क्या किया, इस्लाम में कला को निषेध घोषित कर दिया। और जिस कला शैली का जन्म मतलब यूँ कह सकते हैं बाबर के दरबार में हुआ, उसको चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के काल में पहुँचा, उसका पूर्ण रूपेण मतलब पतन औरंगजेब के शासनकाल में हो गया। इस तरह के मुगल चित्रशैली या मुगल चित्र वो मिनिएचर पेंटिंग्स को अपन पढ़ेंगे। देखिए मुगल चित्रकला का उद्भव विकास 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। 15वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर मैंने आपको बताया 1526 में यहाँ मुगल आ गए थे। जैन अभ्रंश शैली में व्यापक परिवर्तन आ गया था। वृहद मालवा में चित्रों के नवीन स्वरूप प्रचलन में आ गए थे। आकार, विषय, कलात्मक विशेषताएं नवीन परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दे रहे थे। मतलब इस समय जो प्रयुक्त चित्र थे उन चित्रों में इस तरह के आकार है, विषय है, कलात्मक विशेषताएं हैं, नवीन परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दे रहे थे। इस समय में चित्रित नियामतनामा, आरण्यक पर्व, आगरा, लोरचंदा, महापुराण, चोर पंसिका,
पालम इस परिवर्तन के प्रत्यक्ष उदाहरण है। अर्थात ये ग्रंथों में उस जो अपनी भारतीय कला थी या अपनी राजस्थानी कला थी, उस राजस्थानी कला के अलावा कुछ नवीन रूप इनमें शामिल होकर इनमें दिखाई देने लगे थे। और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ की कला में जहाँ नव चेतना की पदचाप अनुभव की जा रही थी, अर्थात 16वीं शताब्दी में जो नवीन कला थी उसकी पदचाप दिखाई दे गए थे। वहीं रियासतों के आपसी टकराव ने विदेशी आक्रांताओं को यहाँ अपने पैर पसारने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी। अर्थात यहाँ पर जो यहाँ की जो रियासत थी उनमें आपस में टकराव हो गया। रियासत मतलब यहाँ के जो राजा थे, शासक थे, उनमें आपस में टकराव हो गया और टकराव होने पर जो विदेशी लोग थे उनको आगमन का सुअवसर दे दिया इन लोगों ने। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, 1526 ईस्वी में मतलब मुगलों का आगमन होता है। जब बाबर पानीपत युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराता है और हराकर विजय प्राप्त कर लिया और दिल्ली के शासक बन गया था। बाबर तैमूर पक्ष मतलब बाबर पितृपक्ष से तैमूर वंशी और 5वीं पीढ़ी में था तथा मंगोल योद्धा चंगेज खां मातृपक्ष की 4थी पीढ़ी में जन्मा था। कौन? बाबर। तो बाबर पितृपक्ष से कौन हो गया? तैमूर वंशी। और मातृपक्ष से कौन हो गया? मतलब चंगेज मंगोल वंशी हो गया। और इसलिए इन दोनों के होने के कारण इसके जो वंश है उस वंश को मुगल वंश के नाम से जाना गया, इसलिए इन्हें मुगल कहा गया। मुगल शहंशाह प्रारंभ से ही कला प्रेमी रहे। मुगल शहंशाह अर्थात राजा, मुगल राजा क्या रहे? कला प्रेमी शासक रहे हैं। बाबर, हुमायूं, अब देखो कला प्रेमी शासकों में यहाँ मुगलों ने जो शासन करने वाले थे उन शासकों में कौन कौन शासक हैं? मैंने आपको पहले बताया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये तो कला प्रेमी शासक थे। लेकिन इनका जो अंतिम शासक था वो अंतिम शासक था औरंगजेब, वो कला प्रेमी शासक नहीं था, इसलिए इसमें कला प्रेमी शासकों में इसका नाम नहीं दिया है। तथा इस शैली में निरंतरता एवं क्रमिक विकास दिखाई देता है। अर्थात इस शैली में क्रमबद्ध तरीके से, जैसे बाबर के समय किस तरह का कला थी, फिर उसके बाद विकास होकर हुमायूं के काल में किस तरह की बनी, फिर विकसित होकर अकबर के काल में किस तरह की बनी, फिर विकसित होकर जहांगीर के काल में किस तरह की बनी, और फिर उससे आगे विकास क्रम मतलब उत्तर काल में जाकर शाहजहां काल में किस तरह की बनी। तो निरंतर इस तरह के विकास को देखा जा सकता है। अकबर के समय यह शैली राजस्थानी अपभ्रंश दक्षिणी शैली के समन्वय से नवीनता प्राप्त कर मौलिकता प्राप्त करने लगी है। मैंने आपको बताया कि ये मुगल शैली है जो भारतीय शैली और ईरानी शैली के समन्वय से विकसित हुई है। तो यहाँ सभी को देख लो आप, अपभ्रंश दक्षिणी शैलियों के समन्वय से, अर्थात राजस्थानी शैली के, देखो यहाँ लिख रखा है राजस्थानी, अपभ्रंश दक्षिणी, तो अर्थात भारतीय शैलियों के समन्वय से कहा जा सकता है कि ईरानी व राजस्थानी शैली मुगल शैली की जन्मदाता है। अर्थात ये मैंने आपको बताया पहले कि भारतीय कला और ईरानी कला शैली दोनों के समन्वय से कौन सी कला शैली का विकास हुआ? मुगल शैली का। तो मुगल शैली की जन्मदाता कौन सी हो गई? ईरानी और राजस्थानी शैली दोनों कौन सी शैली की हो गई? मुगल शैली की जन्मदाता हो गई। तो ये आपको प्रश्न बनाने जाए या पॉइंट लिख लेना है आपको, क्या कि मुगल शैली की जन्मदाता शैली कौन सी है? ईरानी और राजस्थानी शैली है। जहांगीर के समय यह पूर्णतः भारतीय हो गई। जहांगीर के समय में, अर्थात इनसे जो जहांगीर से पूर्व के जो शासक हैं, अब पूर्व के शासक में 3 शासक आते हैं। सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं। तो ये बाबर और हुमायूं के शासनकाल तक जो चित्र बने थे वो ईरानी शैली के बने। और अकबर के काल में क्या होता है कि ईरानी और भारतीय कला शैली दोनों का समन्वय हो जाता है, और जहाँ लेकिन वो सुदृढ़ या यथार्थ परक नहीं बने, और जहांगीर के काल में जाकर पूर्ण रूपेण भारतीय चित्र बन गए थे। इसलिए स्वर्णकाल के रूप में मतलब मुगल शैली का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को माना जाता है। समय यह पूर्णतः भारतीय हो गई, परंतु शाहजहां के समय इस पर यूरोपीय प्रभाव अधिक हो गया। राय कृष्णदास के मतानुसार भारत में मुगल शैली का जन्म बाबर के आगमन से हुआ। यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा या महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि राय कृष्णदास के मतानुसार मुगल शैली का आगमन या मुगल शासकों का आगमन यहाँ कब हो गया था? बाबर के आगमन से हो गया था। और मुगल शैली का जन्म कब हो गया था? बाबर के आगमन पर ही मुगल शैली का जन्म हो गया था। बाद में शाहजहां तक के मुगल शासकों के काल में उसका निरंतर विकास होता रहा, मतलब शाहजहां काल तक उसका निरंतर विकास होता रहा, जिसका चरमोत्कर्ष काल जहांगीर का शासनकाल था। अब मैंने आपको बताया कि चरमोत्कर्ष काल कौन किसका शासनकाल रहा? जहांगीर का शासनकाल रहा। शाहजहां के बाद यहाँ बाद है ये, शाहजहां के बाद औरंगजेब सत्तारूढ़ हुआ, मतलब सत्ता पर औरंगजेब बैठा। वह कट्टर शासक था।
उसने कलाकारों को चित्रांकन छोड़ने पर बाध्य कर दिया था। मतलब वो इतना कट्टर सुन्नी मुसलमान पैदा हुआ कि उसने इस्लाम धर्म में कला को निषेध घोषित कर दिया और कला को इतनी हीन भावना से देखा कि मैं उनके विषय में उसके विषय में बताऊं कि इसके इतिहास में लिखा गया है कि एक बार औरंगजेब दरबार में था, शासन गद्दी पर बैठा था, तो गद्दी पर बैठा उस समय शहर में कहीं संगीत का जनाजा या जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस के विषय में वो एक बार उसे किसी ने समाचार दिया और कहा कि महाराज अपने शहर में इस तरह के एक संगीत का जुलूस निकल रहा है, क्या किया जाए। तो औरंगजेब ने पता है क्या उत्तर दिया कि उसे इतना योजन नीचे दफना दिया जाए कि वो 1000 साल तक बाहर निकल कर नहीं आए, ऐसा कहा। इसके अलावा भी लिखा है कि औरंगजेब को कला से इतनी घृणा थी जितना कि किसी मदिरा पान करने वाले समूह में एक पवित्र व्यक्ति को पहुंचने पर उन व्यक्तियों के द्वारा उस पवित्र व्यक्ति को देखा जाता है, उस तरह से इसने अपने समय में चित्रकला को या यूं कह सकते हैं कला को इतनी हीन भावना से देखा। जान बचाने के लिए कलाकार दूसरी रियासतों में शरण लेने लगे थे, अर्थात कलाकार दिल्ली कलम को छोड़ के, दिल्ली कलम का मतलब होता है शैली को, दिल्ली को छोड़ के और छोड़कर वो इधर उधर भागने लगे थे। अब इधर उधर जब भागेंगे तो पता है कौन सी शैली का जन्म होगा? कंपनी शैली का जन्म होता है। इसके बाद अन्य कार्य कर जीविकोपार्जन करने लगे। यहीं से मुगल कला का पतन प्रारंभ हुआ। यहाँ ये हुआ कर लेना, यहाँ पे भी दरबारी कला होने के कारण मुगल शैली प्रत्येक बादशाह के साथ उसकी रुचि के अनुसार, मतलब ये मुगल शैली है, ये मुगल शैली दरबारी कला रही है। दरबार से निकलकर जनसामान्य के चित्र इसके अंदर नहीं बनाए गए, इसलिए इसकी कला को कहते हैं दरबारी कला। और मुगल दरबार में जन्मी थी, मुगल दरबार में ये इसका पतन हो गया था। तो इसमें जो मुगल दरबार में होने के कारण जो शासक थे उन शासकों के रुचि के अनुसार इस कला शैली का विकास हुआ है। इसलिए मुगल कला को प्रत्येक मुगल बादशाह की काल क्रमानुसार समझना अनिवार्य हो जाता है। कालक्रम के अनुसार समझना क्या हो जाता है भाई? अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अपन अब क्या करेंगे, इसकी एक एक शासक के शासनकाल की कला को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे बाबर कौन आया मुगल शासकों के रूप में? भारत में सबसे पहले शासक बाबर कब आया? 1526 में। और कौन सा युद्ध किया उसने? मतलब पानीपत का युद्ध किया। और पानीपत के युद्ध में किसको हराया? दिल्ली के सुल्तान को हराया। और दिल्ली के सुल्तान को हराने के बाद भारत की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? बाबर आसीन हुआ। ठीक है भाई। तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक का शासन रहा। ये आप अलग से एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। बाबर 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बाबर के पास विशाल सैन्य शक्ति थी, मतलब इसके पास बहुत बड़ी सेना की शक्ति थी। इसके अलावा तोप खाने की शक्ति थी, मतलब वो बारूद के गोले छोड़ने वाली जो तोप होती है उस तोप की बहुत बड़ी शक्ति थी, जिसके आधार पर इसने कुछ समय में ही संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया और मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। बाबर पितृ पक्ष से तैमूर वंशी था और मातृ पक्ष से चंगेज मंगोल वंशी होने के कारण इसके वंश को मुगल वंश कहा गया है। बाबर एक कला प्रेमी शासक था, मतलब मैंने आपको बताया था बाबर एक कला प्रेमी शासक था, जिसके कला प्रेम के विषय में किस चीज़ से या किस बात से पता चलता है या किस में पता चलता है? तो किस में पता चलता है? जिसमें तो इसकी आत्मकथा से पता चलता है। इसकी आत्मकथा को तुजक बाबरी या यूं कह सकते हैं बाबरनामा। उसने अपनी आत्मकथा तुजक बाबरी में विहजाद और शाह मुजफ्फर अली जैसे उत्कृष्ट, अर्थात ये विहजाद और शाह मुजफ्फर अली ये फारसी कला के दो कलाकार हैं, ईरान के दो कलाकार हैं। इन दोनों ईरानी कलाकारों की उन्होंने अपने अच्छे शब्दों में चित्रकारों की प्रशंसा की है, उल्लेख उनकी विशेषताओं के साथ किया है। बाबर ने स्वयं अपने शब्दों में ऐसा कहा है इन दोनों कलाकारों के बारे में, जो मैंने आपको यहाँ बता रखा है। देखो, बाबर ने स्वयं अपने शब्दों में दोनों कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ईरान में इन दोनों कलाकारों के बराबर चित्रों में सादृश्यता को दर्शाने वाला अन्य कोई कलाकार नहीं है। अर्थात चित्रों में समानता, यथार्थता को दर्शाने वाला ईरान में इन दोनों कलाकार, कौन कौन सा? विहजाद और शाह मुजफ्फर अली। इन दोनों कलाकारों के बराबर कोई अन्य नहीं है। अब आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि बाबर के समय के दो कलाकार कौन कौन से हैं? विहजाद और शाह मुजफ्फर अली। आपके ये भी याद रखना है कि बाबर के समय के दो ईरानी कलाकारों के नाम विहजाद और शाह मुजफ्फर अली। अब इनमें से एक ये भी याद रखना है
कि बाबर के साथ भारत कौन सा कलाकार आया, तो विहजाद नाम का कलाकार आया। ये विहजाद को आगे चलकर किस नाम से ख्याति प्राप्त हुई, तो इसे पूर्व के राफेल के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। एक बहुत बड़ा कलाकार था राफेल, तो राफेल में भी पहले का राफेल इसे कहा गया है, किसे, विहजाद को। उससे ज्ञात, इससे ज्ञात होता है, अब इस बात से ज्ञात होता है कि बाबर एक चित्रकला में मतलब काफी रुचि रखता था, एक कला प्रेमी था। इसके अलावा अपने साथ विहजाद जैसे कलाकार को भारत साथ लेकर आया था। अपने मतलब विहजाद को कहां से लेके आया, ईरान से। कौन लेके आया, बाबर लेके आया। हालांकि भारत में शासन स्थापना के 4 वर्ष पश्चात 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। इसलिए कह सकते हैं कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था, लेकिन भारत पर अधिक समय शासन नहीं करने के कारण वो अपने प्रेम को, कला प्रेम को भारत में नहीं दर्शा सका। तो अपन ने आज किसका पढ़ा, बाबर का कला प्रेम पढ़ा। दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, बाबर का समय 1526 से 1530 ईस्वी का है। बाबर मुगल शासक प्रथम के रूप में भारत में आया था, जिसने 1526 में पानीपत के युद्ध किया और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, और हराने के बाद सैन्य शक्ति और तोपखाने के आधार पर संपूर्ण भारत में अपना अधिकार जमा लिया। बाबर एक कला प्रेमी शासक था, जिसका परिचय उसकी आत्मकथा तुझे के बाबरी या बाबरनामा से पता चलता है, क्योंकि उस बाबरनामा में बाबर ने स्वयं अपने शब्दों में ईरान के महान कलाकार विहजाद और शाह मुजफ्फर अली की प्रशंसा करते हुए अपने शब्दों में कहा है कि ईरान में इन दोनों कलाकारों के बराबर चित्रों में सादृश्यता दर्शाने वाला अन्य कोई कलाकार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था। इसके अलावा ये जब भारत आए, तो भारत आए उस समय विहजाद नाम के कलाकार को अपने साथ भी लेकर आए, जिसको आगे चलकर पूर्व के राफेल के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। ठीक है, इस बात से स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था, लेकिन अधिक समय तक भारत में शासन नहीं करने के कारण वह अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सका। इस प्रकार आपको बाबर के कला प्रेम के विषय में लिखना होगा। तो बाबर के समय जो कला शैली का विकास हुआ, या जो कला शैली थी, वो कला शैली को हिरात शैली या ईरानी शैली के नाम से जानते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।